अस्सलाम वालेकुम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद हम उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम इसकी बहुत ही अहम एप्लीकेशन देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, वो है रोटर। रोटर एक डिवाइस है जो कि अम्यूज़मेंट पार्क्स में यूज़ होती है। ये एक होलो सिलेंड्रिकल रूम है, एक कमरा है सिलेंडर की तरह जो कि खाली होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसका एक दरवाज़ा है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये दरवाज़ा है इधर से। इस दरवाजे से किसी भी आदमी को एंटर करवाया जाता है। ये जो नीले रंग का जो मैंने बनाया है, ये है इसका फ़र्श, इसका फ्लोर है। इसके फ्लोर पर कोई भी आदमी एंटर होता है उसे कहते हैं कि आप रोटर की दीवार के साथ लग जाएं। उसे रोटर की दीवार के साथ बिल्कुल वो खड़ा हो जाता है। फिर ये जो होलो सिलेंड्रिकल है, ये जो रूम है, ये इसे एक इसके वर्टिकल एक्सिस जो है इसके गिर्द घुमाया जाता है स्पीड से, इससे रोटेट करवाया जाता है। जब ये रोटेट करता है और एक ख़ास स्पीड जो होती है वो अचीव कर लेता है, ये पहले ही डिटर्मिन की होती है कि कितनी स्पीड से हमने इसे घुमाना है, और वही हम इस डेरिवेशन में देखेंगे आखिर। तो ज़ीरो पहले स्पीड होती है, फिर रुका होता है। कोई भी इंसान एंटर होता है दीवार के साथ, उसे उसकी दीवार के साथ खड़ा टेक लगा खड़ा हो जाता है। इसकी स्पीड ज़ीरो से लेके एक प्री डिटर्मिन वैल्यू तक आ जाती है। फिर इसकी जब वो स्पीड जो उन्होंने पहले सेट की होती है वो अचीव हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, ये जो इंसान है जिस फर्श पर ये खड़ा है इसको हटा देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं काफ़ी ज़्यादा, और नीचे घड़ा सा हो जाता है। लेकिन जो भी इंसान इसमें होता है वो नीचे गिरता नहीं है, वो दीवार के साथ चिपका रहता है। और ये जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये जो होलो सिलेंडर है, ये कमरा सा सिलेंडर जो है इसकी दीवार के साथ चिपका रहता है, और ये जो सिलेंडर घूमता रहता है। इस इंसान के नीचे, उसके पाँव के नीचे कोई फर्श नहीं है, फिर भी वो नहीं गिरता। ऐसी क्या वजह है, कौन सी चीज़ ने इसे मजबूर किया है कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। इन अदर वर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी थी, किस चीज़ ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो फिर भी ये क्यों नहीं गिर रहा। इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। हमने ख़ास तौर पे जब ये रोटर के अभी फिज़िक्स में पढ़ना है, तो हमने कम से कम वो स्पीड मालूम करनी है कि जिस स्पीड से इस कमरे को घुमाएं, तो फिर अगर फर्श को नीचे हटा भी दिया जाए तो फिर भी इंसान ना गिरे। इस चीज़ को देखने के लिए पहले हम इसको ज़रा एनालाइज करते हैं। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये जो इंसान है इसको एक डॉट से ज़ाहिर किया गया, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में जी एक्सिस है जैसे कि पहले बताया गया था। इस दफ़ा जैसे कि बुक ने नोटेशन यूज़ की है, मैंने राइट साइड पे रेडियल डायरेक्शन लिया है। ये रेडियल डायरेक्शन राइट साइड है। पिछली वीडियो में जो कॉनिकल पेंडुलम था वो उसमें दूसरी तरफ थी रेडियल डायरेक्शन। ये जो बॉडी है, ये कोई भी जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है m है, और इसका वेट w इज इक्वल टू एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके वेट को रेड कलर के एरो से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये जो होलो सिलेंड्रिकल रूम है, और इसकी दीवार के साथ ये आदमी जो टेक लगा के खड़ा हुआ, तो इसकी दीवार इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ। इस नॉर्मल फोर्स को कैपिटल एन से जाहिर किया गया है, ये इस तरफ। ये जब इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जो दीवार और उसके कपड़ों के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगी। जब हम इसका फर्श हटाएंगे तो ये इसका वेट इसे नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन मोशन को अपोज करती है रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन टेंड्स टू अपोज मोशन। तो अगर नीचे की तरफ मोशन होगी वेट की वजह से, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ से होगा। अगर इन अदर केस, दूसरे केसेस में अगर हम राइट तरफ मूव करें तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ रेजिस्ट करती है, लेफ्ट की तरफ मूव करें तो राइट की तरफ मूव है। इन जनरल रेजिस्टेंस ट्राइज टू अपोज द मोशन। तो वेट की वजह से इसकी जो थी मोशन नीचे होने के चांसेस है, एक्सेलेरेशन निचली डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एफ एस, वो ऊपर की तरफ होगी। नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ है टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये हमने इसकी डायग्राम समझ लिया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के आखिर में बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, दोबारा फिर डायग्राम पे आएंगे। तो रोटर की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन है फ्री बॉडी डायग्राम में। ये वर्टिकल डायरेक्शन को जी एक्सिस से जाहिर किया गया। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एफ जी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन जी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास मल्टीपल बाय एक्सेलरेशन इन जी डायरेक्शन। सारी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को इस फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको ग्रीन कलर के एरो से जाहिर किया गया, और इसका वेट रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया गया, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो एफ एस पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव जी एक्सिस, वेयर एज एम जी इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव जी एक्सिस, दैट इज वाई इट इज नेगेटिव। तो इसे नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि जेड एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एफ एस जो कि ग्रीन कलर के एरो से जाहिर किया गया, उसको ग्रीन कलर के इधर से मैंने मार्कर से लिख दिया है, और इसी तरह एम जी नीचे की तरफ है, उसको रेड कलर से लिख दिया इधर, इसका रेड कलर के एरो से इसे रिप्रेजेंट किया गया। इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इन जी डायरेक्शन।
बिकॉज देयर इज़ नो मोशन अलोंग जी एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं है, मोशन तो सर्कुलर मोशन है रेडियल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन जी डायरेक्शन में जीरो है, मास जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। एम जी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो एफ एस दैट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ द होलो सिलेंडर एंड द क्लॉथ ऑफ द बॉडी। जो इंसान है वो उसके जो क्लॉथ है उसके कपड़े और जो वॉल के दरमियान फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आ गई है एम जी के। 9th क्लास में पढ़ा है कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल फोर्स एन, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये हमने एफ एस की जगह वो लिख दिया और एम जी वैसे के वैसे। इसी क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। नाउ वी अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन क्या है? रेडियस वाली। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन एफ आर इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन इस दफ़ा आउटवर्ड पॉजिटिव ली है। जो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है वो सिर्फ एक है, वो नॉर्मल फोर्स है। वो नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? ये जो होलो सिलेंड्रिकल रूम है, इसकी दीवार इंसान पर अंदर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है, क्योंकि इस इंसान ने उसकी दीवार के साथ टेक लगाई है, लिहाजा दीवार उस पर अंदर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाई है, जिसको इधर ब्लू कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखें जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो एम जी के बराबर होगी। ऊपर वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एफ एस वो नीचे वाले के बराबर हो गई है, इसलिए इन दोनों के ऑलमोस्ट तीरों की लंबाई मैंने बराबर रखी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वही नॉर्मल फोर्स ही है और कोई नहीं है। यही नॉर्मल फोर्स जो कि रेडियल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। एफ सी स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। बहरहाल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी इन रेडियल डायरेक्शन, वो कौन सी है? सिर्फ एक फोर्स है एन। अब एन इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव आर डायरेक्शन, पॉजिटिव आर राइट तरफ है, राइट तरफ है, तो एन जो है क्योंकि ये आर के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस एन आएगा, मल्टीप्लाई बाय एम। और रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है इसे रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ये वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होती है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस इसको ग्रीन कलर के मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया और आर लिख दिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ अमल कर रही है, जबकि पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन इस बुक में बाहर की तरफ ली थी, इसलिए इसके साथ भी माइनस आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आप इसमें देख सकते हैं अगर रेडियल डायरेक्शन भी इनवर्ड ली होती तो एन भी पॉजिटिव होना था और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन है ये भी पॉजिटिव होनी थी। अगेन ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हुई, नेगेटिव लेने से भी आखिरकार ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। अब इसकी डेरिवेशन को आगे लेके चलते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो एन बराबर है एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखें, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके एम जी के साथ डिवाइड होगा, तो इधर एन की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में जो एन की वैल्यू ली है इस इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड पे एन है, इधर पुट करें, एम जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, इसे बराबर कर दें इक्वेशन 2 में एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा आर जो है इधर डिवाइड होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, आर जी इज इक्वल डिवाइडेड बाय म्यू एस। अब स्क्वायर रूट लें और ये एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड जो आ जाएगी वो टेंजेंशियल स्पीड है ऑब्जेक्ट ऑन दी वॉल। ये दीवार थी, ये पूरा होलो सिलेंड्रिकल रूम मूव कर रहा था, तो इंसान ने इसकी दीवार के साथ टेक लगाई और इसकी दीवार के साथ चिपक गया और उसके साथ मूव करना शुरू हो गया, लिहाजा उसकी जो वेलोसिटी है उसको रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो इंसान की वेलोसिटी है यही वेलोसिटी होगी उसकी दीवार की, और उस दीवार की वो वेलोसिटी होगी जो कि इस पूरे होलो सिलेंड्रिकल जो रूम है इसको प्रोवाइड की होगी। वो जो वेलोसिटी है, वो जो स्पीड है, वो किसके बराबर आ गई? आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। अच्छा, इसकी वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन पे हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता ही है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, लिहाजा हमने इधर स्पीड लिखी है, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दी वॉल। अब ये जो वी है, जो स्पीड निकाली है, टेंजेंशियल स्पीड है, जिस स्पीड से हमने इस रोटर को मूव करवाना है वो डिपेंड ही नहीं करती पर्सन के वेट पर, पर्सन के मास पर। मास वेट होता है mg, और चूँकि इसके मास पर नहीं डिपेंड करती, मास का आया ही नहीं है फार्मूले में, मास है ही नहीं है, इसलिए उसके वेट पर डिपेंड नहीं करती। यही वजह है कि ये जो इस फार्मूले में देख लिया कि जो स्पीड चाहिए है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करती पर्सन के, ना उसके वेट पर करती है। इसलिए जिन्होंने ये रोटर डिज़ाइन किया होता है वो जो चीज़ें देखते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके दरमियान? इंसान के कपड़ों के दरमियान और इस वॉल के जो मटेरियल है उसके दरमियान, इस पर देखा जाता है।
रोटर की जो स्पीड रेडियस पर डिपेंड करती है और ग्रेविटी की वैल्यू तो सेम रहती है जहाँ पर उन्हें रोटर लगाना है। तो ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो रेडियस है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। इंसान का मास जो है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यही वजह है कि एक दफ़ा जब रोटर बन जाता है और किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क्स में लग जाता है तो वो नहीं देखते कि जो कोई किस बंदे का वेट कितना है जो कि इसमें एंटर हो रहा है। वेट चाहे जितना मर्जी हो, अगर कोई इधर स्लिम एंड स्मार्ट बॉय हो वो इधर हो तो फिर रोटर को घुमाया जाए तो फिर एक ख़ास स्पीड जो कि ये फार्मूले से डिटर्मिन की गई है, इसलिए इधर मैंने इस लफ्ज़ प्री डिटर्मिन स्पीड कहा था। रेडियस और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से जो स्पीड मालूम की गई है वो स्पीड जब ये अचीव कर लेते हैं अम्यूज़मेंट पार्क्स में, उसके बाद ये फ़र्श को नीचे से हटा देते हैं और वो इंसान नहीं गिरता, चाहे वो जितना मर्जी दुबला पतला हो या मोटा हो, फैट हो, स्लिम एंड स्मार्ट हो, ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। ये डिपेंड करता है इसके रेडियस पर, ये डिपेंड करता है कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं और जो उसके दरमियान और उसकी दीवार के साथ, रोटर की दीवार के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। आमतौर पे जो कॉटन के कपड़े होते हैं, दूसरे कपड़े तो उनका कोई एवरेज सा जो होता है, एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिटर्मिन कर लेते हैं और रेडियस डिटर्मिन कर लेते हैं। उसके बाद ये रोटर को डिज़ाइन किया जाता है। तो रोटर के डिज़ाइन में जो है वो मास ऑफ पर्सन नहीं है, क्योंकि अम्यूज़मेंट पार्क्स में डिफरेंट मास के लोगों ने आना होता है, हर किसी का मास डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, तो हर एक के लिए वो दोबारा कैलकुलेशन करके इन्हें फिर ये स्पीड नहीं चेंज करनी पड़ती कि भाई इस ख़ास बंदे के लिए कितनी वो ख़ास स्पीड होगी जिस पर ये नहीं गिरेगा। तो चूँकि उसके मास पर डिपेंड नहीं करती इस फार्मूले के मुताबिक, इसलिए जो मर्जी एंटर हो जाए वो एक ख़ास प्री डिटर्मिन स्पीड जो उन्हें पहले पता होती है वो अचीव करवा के नीचे से फ़र्श को निकाल देते हैं। जब फ़र्श नीचे से हट जाता है तो नीचे घड़ा आ जाता है, पिट जिसे घड़ा कहते हैं, और इंसान देखता है कि उसके नीचे तो कोई फ़र्श नहीं है लेकिन उसके बावजूद नहीं गिर रहा। वो अपने आप को इस दीवार के साथ चिपका हुआ पाता है और फिर ये दीवार स्पीड से मूव कर रही होती है और वो उसके साथ ही लगा रहता है। तो ये था सारा रोटर के बारे में। थैंक यू।